हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैं एक कमेंट पिक कर रहा हूँ जो कि मुझे ऐसा लगा कि डिस्कस करना चाहिए था। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो प्रोवाइड की थी, बड़े ट्रेडिंग लॉस से रिकवर कैसे करें। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना, अगर हमें इंटरेस्टिंग लगा तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। इस पे काफ़ी कमेंट आए, तो वहाँ पे जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इस पे वीडियो होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे, प्रकाश जी ने पूछा है, सर मुझे 15 से 20 लाख रुपए का लॉस हो गया, मेरा पेंशन का पूरा पैसा खत्म हो गया और मैं क्या करूं। इस तरह का सवाल। तो इसका काफी अच्छा मतलब, काफी लोगों के पास पैसा होता है या अचानक से कहीं पे पैसा आता है या रिटायर हो जाते हैं तब पैसा मिलता है और वो शेयर मार्केट की तरफ चलते हैं। उन्हें किस तरह के फैसले लेने चाहिए, या कुछ अपनी एफडी तोड़वाते हैं या कुछ पीपीएफ से निकालते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई प्लॉट बेच रहा है मतलब अचानक से, कहने का पर्पज ये है, पैसा आ जाता है और वे उससे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, क्या नहीं करना है, कुछ इन चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब ये समस्या सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इन्हें जोसेफ जी ने एक रिप्लाई भी दिया है कि पूरे रिटायरमेंट का पैसा आपको रिस्क पे नहीं लगाना चाहिए था, आपको मंथली स्कीम में पैसा रखना चाहिए था, इससे आपको फिक्स इनकम भी कुछ हो सकती थी। साथ में शंकरा जी ने भी कहा है कि मेरा भी सेम ही लॉस हुआ है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन काफी लोगों के मन में होंगे, कुछ पूछ रहे हैं कुछ नहीं पूछ रहे होंगे। तो आइए इस टॉपिक का हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब जब पेंशन की बात आती है या फ्यूचर के लिए आदमी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करता है, तो उस सिचुएशन पे देखो कई तरीके होते हैं। एक तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो पहले से, जब आप कमा रहे हो, उस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। या फिर आप रिटायर हो चुके हो और आप चाहते हैं पेंशन के रूप में आपको हर महीने कुछ पैसा मिलता रहे। ये दोनों तरीके अलग अलग है, क्योंकि जब आप रिटायर हो चुके हो तो आपके पास जो पैसा है आपको उसे सुरक्षित रखना है, कुछ इस जगह लगाना है जहां से आपका रिस्क कम हो और आपको मंथली कुछ इनकम भी जनरेट होती रहे। इस पे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपीज डाल दिए या 15 लाख रुपीज डाल दिए, 20 लाख रुपीज डाल दिए और फिक्स कर दिया आपको मंथ में कितना चाहिए। इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। किसी भी तरह की स्कीम आप बैंक में जाके डिस्कस कर सकते हैं, अपने बैंक में जाके। तो एक अलग चीज होती है। इसमें जैसे पेंशन आती है हर महीने, इस तरीके से आपको पैसा मिलता रहता है। एक होता है आप पहले से ही, यानी कि फिलहाल कमाई कर रहे हो और आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे आपकी स्ट्रेटजीज अलग हो सकती है। आप कुछ पैसा एफडी में डाल सकते हैं। चलो एफडी का छोड़ो, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी आप अर्निंग कर रहे हो। आप स्टॉक्स में डाल सकते हैं, स्टॉक्स में भी ग्रोथ वाले स्टॉक होते हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं। स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम कुछ वे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे क्या नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले एक कुछ तरीके डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सके। आपको करना क्या चाहिए। अब जैसे कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एफडी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो शेयर मार्केट के रिस्क को नहीं समझते या जो नए बिगनर्स हैं, मान लो आपके पास 100% रुपीज है, इसमें से आप 10% एफडी में डाल सकते हो। हालांकि आप यहां पे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाने के, लेकिन आपका पैसा ये सुरक्षित है, आपकी जरूरत पे काम आ सकता है। क्योंकि जैसे अभी जिनका हमने कमेंट पढ़ा, इनका अगर आप ध्यान से समझोगे, इनके पास जो पैसा था उन्होंने सारा खो दिया। एक तरह का स्ट्रेस भी बनता है, आदमी फ्यूचर में सोचता है कि भाई कैसे सर्वाइवल होगा हमारा, या अगर कोई रोजगार नहीं मिला या अर्निंग सोर्स नहीं बना कोई, तो समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले ही 10% पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, कितना भी हो आपके पास, 10 लाख रुपीज हो, 20 लाख रुपीज हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन। अगर आपके पास 10% सुरक्षित है, इससे आप कुछ रोजगार भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है। चलो पीपीएफ में भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। 15 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, या 7 ईयर बाद भी आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, वो एक अलग चीज है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं।
क्लियर है? यहाँ पे जो गलती करते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने पैसा क्यों खोया, किस वजह से खोया, क्या कारण हो सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में चले गए, आप इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को भी फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, वे बदले में कुछ परसेंटेज रिटर्न ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड की तरफ भी जा सकते हैं। 12 to 14% आपको इजीली रिटर्न इंडेक्स फंड भी दे देता है, जो कि काफी मतलब अच्छा रिटर्न है एक तरीके से, मतलब एफडी के कंपैरेटिवली या पीपीएफ के कंपैरेटिवली काफी मतलब ठीक ठाक आपको रिटर्न दे देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना भी अच्छा है, क्योंकि स्टॉक आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन स्टॉक रिस्की होते हैं। जिस तरीके से इनका लॉस हो गया उस तरीके से भी होता है। ये उनके लिए डिस्कशन हो रहा है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड के बार खरीद सकते हैं, कॉइन खरीद सकते हैं, सिल्वर के बार खरीद सकते हैं, कॉइन खरीद सकते हैं। इनमें भी आप एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको नया काम शुरू करना है या आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो आप इन्हें इजीली सेम ही प्राइस पे सेल कर सकते हैं जो मार्केट में चल रहा है। अगर वो मान लो आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया और उस टाइम पे उनकी कीमत है 1,20,000 रुपए, तो आपको 1,20,000 रुपए ही मिलेंगे। क्लियर है ना? यानी कि आपको 20,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। हालांकि अगर घटा हुआ मिलेगा तो आपको घटे हुए मिलेंगे, पर लेकिन आपकी जरूरत पे आपको पैसे मिल जाएंगे। कहने का पर्पज ये है। फिर आप स्टॉक्स पकड़ सकते हैं। स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक रहेंगे, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चाहते हो तो उन स्टॉक्स को पकड़ लो जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे दे, क्योंकि डिविडेंड दे देंगे वे तो यानी कि ग्रोथ, जैसे पीएसयूज जो कंपनी होती है वो आपको काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करा देती है, लेकिन वे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं दे पाती है। डिविडेंड अच्छा मिल जाएगा, ग्रोथ अच्छी नहीं दे पाएगी। या फिर आप उन स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनी है, मैंने इस पे भी बहुत बार वीडियो डिस्कस की हुई है, कि आप ग्रोथ प्लस डिविडेंड स्टॉक को भी चुन सकते हैं, कि जो आपको ग्रोथ भी दे रही है और साथ साथ में डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। या फिर आप कुछ स्टॉक्स को चुन सकते हैं। किन स्टॉक को? जो मार्केट लीडर है। भाई अलग अलग सेक्टर है, एक बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का लीडर कौन है आप गूगल पे सर्च करेंगे वो पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये किसी भी तरह का आपका ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लूंगा आप ये सोचने लग जाओगे कि वो एक रिकमेंडेशन है और जाके उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये वो नहीं है। मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो आप बैंकिंग का लीडर्स चुन सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर की बात हो रही है तो उसके आप 2 लीडर चुन सकते हैं। एक लीडर चुन लो, एक उसकी फॉलोअर कंपनी चुन लो, उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपका रिटर्न भी कम रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा, मतलब आपको बेहतर रिटर्न देगा, मूव करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है ना? लीडर पे आप पैसा लगा सकते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि लीडर मार्केट को, पूरे मार्केट को या पूरे सेक्टर को लेके चलता है, तो आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? आईटी सेक्टर में का लीडर जो है, यानी कि अलग अलग सेक्टर जो भी है, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, या फिर ऑटो सेक्टर हो, या फिर मेटल सेक्टर हो, अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं। उनमें से आप लीडर्स को चुन सकते हैं और उसकी फॉलोअर कंपनी को चुन सकते हैं जो सेकंड फ्लोर है, तो वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपकी श्योरिटी हो जाएगी। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब क्या नहीं करना है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने इंट्राडे करने की कोशिश की होगी कि भाई 15 से 20 लाख रुपए है, रातों रात डबल कर लो या 25 दिन में पैसा डबल कर लो। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप पैसे लेके आएंगे और मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही चलने लग जाएगा, कि आपने खरीद लिया तो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका अकाउंट पैसों से भर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिगिनर्स क्या आते हैं इंट्राडे को, वो इसी चक्कर में आते हैं कि भाई रोज की इनकम जनरेट कर लेंगे, कि भाई रोज इंट्राडे करेंगे। 22 दिन मार्केट ओपन होता है, अगर 10,000 भी दिन के आ रहे हैं तो 2 लाख से ऊपर हो जाएंगे महीने के। इस तरह की सोच के साथ अगर आप आते हो तो आप अपना पैसा खो दोगे। क्लियर है ना? बिगिनर्स को पहले इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो उनका पैसा भी इन्वेस्ट रहेगा, ग्रोथ भी होता रहेगा, धीरे धीरे कुछ डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे।
तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। तब तक चीज़ों को सीखते रहो, बेहतर करते रहो, अपने आप को पॉलिश करते रहो, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो, अपने एक्सपीरियंस को गेन करते रहो। तो इस तरीके से फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्होंने यही गलती की होगी, हालांकि उन्होंने अपनी गलती स्पेसिफाई नहीं की कि किस वजह से उनका लॉस हुआ, इंट्राडे की वजह से लॉस हुआ या फ्यूचर एंड ऑप्शन की वजह से लॉस हुआ, किस कारण से लॉस हुआ। पर लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि 15 से 20 लाख एकदम से खोना, उनमें इन दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है। या तो इंट्राडे किया हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन किया हो, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश की हो। इस मार्केट में पैसा कमाने के हिसाब से कभी मत आना, मैं आपको हमेशा कहता हूं। जो लोग पैसा कमाने के हिसाब से आएंगे या अपना जीवन, हालांकि इससे निकल जाएगा, आपका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा, लेकिन इस पर्पज से नहीं आना है कि भाई हम इसी से ही अपना रेंट निकालेंगे, इसी से अपने घर का खर्चा निकालेंगे, इसी से मंथली बिल निकालेंगे, चाहे वो हमारे डीजल के हो, पेट्रोल के हो, फोन के हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस के बिल हो। इस चक्कर में नहीं आना है। अगर आप इस चक्कर में आओगे, आपके माइंड में एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट होता है कि आपको मंथली पैसा चाहिए ही चाहिए, और उस चक्कर में आप बड़े बड़े लॉसेस लेके जाते हो। तो इस पर्पज से नहीं आना है, आपको अपनी जीविका को अलग रखना है। पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से आना है, फिर बाद में आपका ही इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देता रहेगा। जब आपका बड़ा कॉर्पस हो जाएगा तो आप इजीली अपनी मंथली इनकम या मंथली लिविंग उससे कर सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लियर हुई होगी कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, और सबसे बेहतर तरीका इन चीज़ों में होता है गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, मतलब उनके बार्स या कॉइन। आजकल डिजिटल गोल्ड भी चल रहे हैं, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप गोल्ड बार खरीदो, बैंक में लॉकर ले लो, वहाँ पे रख लो या घर पे रख लो, जो भी रीज़न हो सकता है। एफडी में डाल लो कुछ पैसा, 10% जो भी आपके पास अमाउंट है, और बाकी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हैं, आप इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। इंट्राडे नहीं करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी नहीं करना है। पहले इन चीज़ों को सीखो, करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले सीखो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, उसके बाद इस तरफ जानो। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा, अगर ज़्यादा लोगों की वो समस्या रही तो वो डिस्कस जरूर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।